नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनय और स्वागत करता हूं आपका वीडियो नंबर फर्स्ट सिस्टम डिज़ाइन बाय विनय मिश्रा। तो दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ में हम सिस्टम डिज़ाइन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। मेरे पास ड्राइवर की एक और शीट है जहां पे सिस्टम डिज़ाइन का रोड मैप लिख के रखा हुआ है। तो सिस्टम डिज़ाइन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ में। ठीक है, यहाँ पे जो कंटेंट है वो उतना कुछ खास है नहीं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि सिस्टम डिज़ाइन पे क्यों ना इस शीट को एक प्लेलिस्ट बना के उस फॉर्म में एक अच्छे तरीके से यूट्यूब में प्रेजेंट किया जाए। तो इस वीडियो से अपन सीधा सिस्टम डिज़ाइन को स्टार्ट करते हैं। मैं फालतू की बातें नहीं करता, सीधा पहले टॉपिक पे आ जाता हूँ। सिस्टम डिज़ाइन, व्हाट इज़ सिस्टम डिज़ाइन। देखो, इसको अपन समझते हैं, इसको साइड लाइन कर देते हैं अभी। तो जो हमारा पहला वीडियो का टॉपिक है ये थोड़ा थ्योरेटिकल होता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसको थ्योरेटिकली याद ना करें और कंसेप्ट के थ्रू बस इसको हमेशा एक कहानी के जैसे समझ के रखें। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको कहानी ही सुनाने का। तो हमारा जो फर्स्ट वीडियो है वो है व्हाट इज़ सिस्टम डिज़ाइन। व्हाट इज़ सिस्टम डिज़ाइन। देखो, बहुत अलग अलग आपको बुकिश डेफिनेशन मिल सकते हैं इसके। मैं आपको एक पहले एक कहानी सुनाता हूँ। देखो, मान लो एक राजा था, उसका एक बड़ा सा महल था। ठीक है, एक राजा जिसका एक बहुत ही बड़ा महल था। उसका जो महल था वो बहुत ही गड़बड़ तरीके से बना हुआ था। ऐसा बना था कि जब भी कोई उस महल के अंदर एंट्रेंस से एंट्री करता है तो वो महल एक मेज़ के आकार का था। मतलब हमेशा लोग उसमें घूम जाया करते थे। मतलब कहाँ पे किचन है, कहाँ पे बेडरूम है, किस जगह पे क्या चीज़ है उनको नहीं पता चलता था। बहुत ही मुश्किल से इधर उधर घूम के मिलता था कि ये किचन है, ये बेडरूम है, ये काल कोठरी है। इस तरीके से वहाँ पे डिज़ाइन किया गया था उस पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट को, उस पर्टिकुलर किले को। तो राजा बहुत ही परेशान था और वो जो राजा था उसको खाना बहुत पसंद था, उसको सोना बहुत पसंद था और साथ ही साथ वो बहुत ही परेशान रहता था लेकिन हमेशा सोता रहता था। तो उसने एक दिन क्या किया, उसने एक आर्किटेक्ट को बुलाया जिसको आप बोल सकते हो वो एक सिस्टम डिज़ाइनर था। तो वो सिस्टम डिज़ाइनर आया, उसको राजा ने बहुत सारी चीज़ें बताई कि यार मेरा जो किला है यहाँ पे ना तो मुझे ये मिलता है कि मैं कहाँ पर, और साथ ही साथ राजा को सोने के साथ खाना भी बहुत पसंद था। तो उसको किचन नहीं मिलता था। वैसे उसको ला के देने वाले बहुत होते थे लेकिन वो दिन भर किचन ढूंढता था कि आखिर चीज़ें बनती कैसे हैं, लेकिन वो किचन तक पहुँच ही नहीं पाता था कभी, क्योंकि उसका किला ऐसा बना था कि जहाँ पे किसी एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँच पाना बहुत मुश्किल था। जिस चीज़ को अपन बोलते हैं हाईली कनेक्टेड सिस्टम्स, जहाँ पे कम्युनिकेशन इतना आसान नहीं होता। तो उसने पूरी अपनी समस्या जो है वो सिस्टम डिज़ाइनर को बताई। तो वो जो सिस्टम डिज़ाइनर था उसने ये सुन के सबसे पहले कहा कि आप यूज़ कर रहे हैं, महाराज जो है वो यूज़ करें मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर जहाँ पे सारी चीज़ें मेसी हैं और इस तरीके से ही टाइटली कपल्ड है और कहीं से भी कहीं जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है और सही तरीके से वहाँ पे फ्लो नहीं हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह तक डेटा या फिर एक जगह से दूसरी जगह तक इंसान। तो उसने इस चीज़ का सॉल्यूशन बताया कि हम इस मोनोलिथिक आर्किटेक्चर को अब फॉलो नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, बहुत सारे चेंजेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर फॉलो करेंगे और माइक्रो सर्विसेज का यूज़ करने वाले हैं। अपन क्या करेंगे, माइक्रो सर्विसेज, जैसा नाम है बिल्कुल वैसा ही काम है। तो उस किले के अंदर बहुत सारे माइक्रो सर्विसेज हम बनाने वाले हैं। माइक्रो सर्विसेज का मतलब ये है हम किचन को सेपरेटली एक मॉन्यूमेंट की तरह खड़ा करेंगे। मतलब सेपरेट बिल्डिंग होगा किचन का। उसी तरीके से मल्टीपल किचन भी कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे सेपरेट बिल्डिंग तो होगा किचन का, सेपरेट बिल्डिंग होगा उसके सोने वाले घर का, सेपरेट बिल्डिंग होगा उसके कोई भी एक्टिविटी करने का। तो उस तरीके से चीज़ें इंडिपेंडेंटली चलने लगेंगी। ठीक है, तो अगर किचन में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो उससे राजा को कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी, या फिर
जब राजा सो रहा है उस समय अगर कोई चीज़ परेशानी हुई तो दूसरी जगह पे इफेक्ट नहीं करेगा। तो इसी चीज़ को बोलते हैं माइक्रो सर्विसेज, ठीक है। और माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर लिख सकते हैं इस चीज़ को अपन। तो ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा, ठीक। अब उसने तीसरा सजेशन दिया। पहला तो उसने ये बताया कि हम ये मोनोलिथिक आर्किटेक्चर को फॉलो नहीं करेंगे, ये पुराना आर्किटेक्चर है, इसी में ये सारी मैसी चीज़ें होती है। हम क्या करेंगे, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर को यूज़ करने वाले हैं। तीसरा सजेशन उसने दिया कि हम क्या करेंगे, लोड बैलेंसिंग को यूज़ करेंगे। लोड बैलेंसिंग, अब लोड बैलेंसिंग क्या होता है, उसके पास, राजा के पास किचन था। उसने सोचा कि एक बहुत बड़ी पार्टी करते हैं, बहुत सबको खाना खिलाया जाए। तो खाना खिलाने के लिए पूरे गांव वालों को बुलाएगा वो। तो अब अगेन प्रॉब्लम क्या है, उसके पास तो एक ही किचन था उस समय। उसने सेपरेट तो कर दिया, माइक्रो सर्विसेज में उसको बना दिया, अलग तरीके से इंडिपेंडेंटली वो काम कर रहे हैं। लेकिन इतने सारे लोग अगर एक साथ आ जाएंगे खाना खाने तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके पास उतना बड़ा स्टोव नहीं होगा, उतना सामान नहीं होगा। तो अगेन उस आर्किटेक्चर ने बताया कि हम क्या करेंगे, लोड बैलेंसिंग में हम कुछ एक ऐसा टेक्निक अपनाएंगे कि जहाँ पे मल्टीपल किचन्स अपन रखने वाले हैं। इस तरीके से मल्टीपल किचन रखेंगे और जब कैपेसिटी एक किचन की पूरी फुल हो जाएगी, मतलब एक किचन वाला एकदम फुल कैपेसिटी पे काम करने लगेगा, तो ऑटोमेटिकली अपन शिफ्ट कर देंगे जो दूसरा काम है उसको सेकंड किचन में। मतलब अपने पास रेडीली अवेलेबल रहेंगे सिस्टम, जो कि तुरंत ऑटोमेटिकली कंट्रोल ले लेंगे और आगे का काम चालू कर देंगे। ये भरने के बाद फिर तीसरे वाले पे चले जाएंगे। बिल्कुल यही काम होता है हमारे डिज़ाइंस में, सिस्टम्स के साथ भी यही कुछ होता है। हम मल्टीपल सर्वर्स का यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ एक बड़ा सर्वर। उसके पास दूसरा ऑप्शन भी था, वो चाहता तो अपने किचन को बहुत बड़ा बनवा लेता, लेकिन कभी ना कभी उसके लिए भी लिमिट क्या होती, क्रॉस हो जाती। अगर वो कितना भी बड़ा किचन बनाए, कितना भी फैसिलिटी वहाँ पे प्रोवाइड करे, लेकिन एक किचन अकेले मैनेज नहीं कर पाएगा उतने वर्कलोड को जितना वो सोचा नहीं है कभी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, मल्टीपल किचन इस तरीके से बना देते हैं जहाँ पे ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है कंट्रोल जब एक किचन पूरी तरीके से यूटिलाइज हो चुका है। तो उसने इस तरीके से मल्टीपल किचन बनाने के लिए बात किया और फिर उन्होंने मल्टीपल किचन बनाया। ये हमने देखा, ये तीसरा पॉइंट। चौथा जो पॉइंट है वो है कैशिंग। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, राजा को खाने का बड़ा शौक था, तो उसको कुछ कुछ चीज़ें लगातार खाने का मन करता रहता था लगातार। तो क्या होता था, हर बार बनाने में थोड़ा समय लगता था। तो इसके लिए भी उस सिस्टम डिज़ाइनर ने कहा कि जो चीज़ राजा को बहुत ज़्यादा पसंद है खाने में, उसको पहले से ही अपन बना के कहीं पे स्टोर करेंगे। ठीक है, पहले से ही बना के एक ऐसा अलग से एक एरिया बनाएंगे जहाँ पे हमेशा हम पहले से ही वो सारी चीज़ें बना के स्टोर करेंगे जो बहुत ज़्यादा राजा को पसंद है और वो चीज़ उनको खाने का मन करता है। तो जब भी जो चीज़ अपने को चाहिए हो, अपन सीधा यहीं से कैश रूम से उठा के राजा को दे दें, बनाने के लिए वेट ना करना पड़े। तो इसी चीज़ को सिस्टम में भी इम्प्लीमेंट किया जाता है, कैशिंग बोलते हैं। आप समझ रहे होगे आइडिया इस चीज़ का। और उसके बाद फिर लास्ट जो है वो है मॉनिटरिंग एंड अलर्ट्स। मॉनिटरिंग एंड अलर्ट्स, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी सिस्टम के लिए, कि जब भी अगर कोई एक गड़बड़ हो गई किसी एक कंपोनेंट में, तो उस केस में लगातार हम उसका चेक करते रहें स्टेटस के। अगर कोई चीज़ डाउन है, कोई सिस्टम डाउन है, जैसे यहाँ पे आप समझ लो कोई एक किचन में मान लो आग लग गई, तो उससे दूसरी जगह इम्पैक्ट ना पड़े और सारे किचन्स को अलर्ट पहुँच जाए। तो इसीलिए मॉनिटरिंग और अलर्ट्स मैकेनिज़्म अपने को बनाना पड़ता है और उन्होंने भी यही सजेशन दिया। तो ये जब उन्होंने फॉलो किया तो जो मॉन्यूमेंट खड़ा हुआ वो काफ़ी बेहतर था हमारे मोनोलिथिक आर्किटेक्चर से। तो ये एक बेहतर सिस्टम हमने यहाँ पे तैयार कर लिया। तो इसी चीज़ को बोला जाता है सिस्टम डिज़ाइन। सिस्टम डिज़ाइन कुछ नहीं है, बस एक कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ के इंडिपेंडेंटली उसको मैनेज करना और जितने भी सारे फ्लॉज हो सकते हैं
उसके बारे में पहले से प्री प्लान तरीके से उस पर काम करना, वही चीज़ है एफिशिएंट सिस्टम डिज़ाइन। तो मैं इसका आपको ऑफिशियल डेफिनेशन वगैरह भी दिखा देता हूँ। सिस्टम डिज़ाइन आप कहीं पे भी पढ़ोगे तो इस तरीके से डेफिनेशन लिखा होता है। सिस्टम डिज़ाइन कुछ नहीं, प्रोसेस है डिफाइनिंग द आर्किटेक्चर, कंपोनेंट, मॉड्यूल, इंटरफेस, डेटा फ्लोज ऑफ एक सॉफ्टवेयर सिस्टम to meet specific functional and non-functional requirement. It involves planning of the structure of the system, which include designing the interaction between the different subsystem, database, API, services और यूज़र इंटरफेस। हाँ, APIs वगैरह यहाँ पे आया तो आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि पहले राजा ने कंप्लेन किया था कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे बहुत मुश्किल होती है उसको जाना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे डेटा को ट्रांसफ़र करना बहुत मुश्किल होता था। तो हम क्या किए, हम इसकी जगह पे एक सिंगल API बना दिए। अब राजा को बस बटन क्लिक करना है कि मुझे इस जगह पे जाना है और वो उस जगह पे पहुंच जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से APIs होती है, हम अलग से API बना देते हैं और जो भी डेटा अपने को फेच करना है, जो भी डेटा अपने को किसी भी जगह पे चाहिए, वो डायरेक्ट हम API से मांग सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास बहुत एफिशिएंट फ्लो ऑफ डेटा मेंटेन हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे इस डेफिनेशन को यहाँ पे आप रीड कर लेना। की कंसेप्ट यहाँ पे जो है हाई लेवल डिज़ाइन, जैसा नाम है बिल्कुल ऐसा काम है। ऊपर से अपन ये सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सिस्टम का आर्किटेक्चर क्या होगा, मेन कंपोनेंट क्या होगा, प्रोटोकॉल कौन से फॉलो करने हैं, TCP है या फिर अलग अलग प्रोटोकॉल है, क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना है, जनरल इंटरेक्शन कैसे, ऊपर से जो चीज़ अपन डिस्कस करते हो हाई लेवल डिज़ाइन। जो एकदम माइक्रो लेवल पे जाके करते हैं वो लो लेवल डिज़ाइन। स्केलेबिलिटी के बारे में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अपन स्केल उसका बढ़ा भी सकते हैं, स्केल उसका कम भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दी नंबर ऑफ यूज़र। तो उसी चीज़ को स्केलेबिलिटी बोला जाता है। रिलायबिलिटी, अगेन कभी भी एक सिस्टम बनाते हैं तो अपन यही चाहेंगे कि उसमें कम से कम फेलियर आए, तो इसीलिए सिस्टम जो है वो रिलायबल बने, उसके लिए अपन काम करें। ensuring that the system can continue operating correctly even in case of failure components। तो कोशिश यही करते हैं अपन कि रिलायबल सिस्टम का डिज़ाइन करें अपन। अवेलेबिलिटी हाई होनी चाहिए हमेशा, कीपिंग द सिस्टम अप एंड रनिंग फॉर एंड यूज़र, जितना भी हो सके उतना हाईली अवेलेबल रहे। तो इसीलिए कई जगह पे क्या करते हैं, डेटा को कहीं पे सेपरेटली भी स्टोर करके रखते हैं बैकअप के तौर पे, कि अगर सिस्टम कभी डाउन होता है तो यूज़र को पता ना चले। लेटेंसी, अगेन टाइम ज़्यादा नहीं लगना चाहिए रिक्वेस्ट को, किसी भी रिक्वेस्ट को सर्व करने के लिए, जिसके लिए अपन कैशिंग यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। फॉल्ट टॉलरेंस, तो जितना अच्छा आपका सिस्टम फेलियर से डील करने के लिए बना होगा उतना ही ज़बरदस्त सिस्टम डिज़ाइन होगा उसका। तो ये एक बुकिश डेफिनेशन थी जो मेरे हिसाब से आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सिस्टम डिज़ाइन अगली बार आपसे कभी कोई पूछे तो आप बड़े अच्छे से उसको समझा देना। इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। हर एक वीडियो में मैं क्या करूँगा, इस तरीके से टॉपिक्स को कवर करूँगा और आपको इस तरीके से कहानी के तौर पे आपको बड़े आसानी से चीज़ों को समझाऊंगा। तो अपन ये स्ट्राइवर की ही शीट को ही फॉलो करते हैं और कोई दूसरी शीट अपन फॉलो नहीं करते। यहाँ पे बेसिकली अपना एंड गोल क्या है, ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम को करना, जहाँ पे अलग अलग अपने पास एप्लीकेशन होते हैं, उनके सिस्टम डिज़ाइन अपने को पढ़ना है। ये अगर आपने कर लिया तो मेरे हिसाब से आप इंटरव्यू रेडी हो जाओगे, चाहे आप किसी भी कंपनी के लिए अप्लाई क्यों ना करो। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूँ, अगले वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू।